लास्ट डे हमारे जो चल रहे थे वो स्पीच के रूल्स चल रहे थे कि किस तरह से हम एक डायरेक्ट स्पीच वाले वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। तो हमारा रूल नंबर 3 यानी कि तीसरा चल रहा था। अब जो तीसरा हमारा रूल्स था उसमें हमने आपको क्या बताया कि हमारे डायरेक्ट स्पीच वाले वाक्य में जो सहायक क्रियाएं, जो मेन वर्ब मुख्य क्रियाएं आती हैं, उन्हें इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय किस तरह से उन सहायक क्रियाओं को चेंज करते हैं। तो उस तरह से हम उसका आपको कॉलम बता करके उन क्रियाओं और सहायक क्रियाओं को बदलना बता रहे थे, किस तरह से आपको उनको बदलना है। तो कल हमने यहाँ पे आपको छोड़ा था, वहीं से आगे आज शुरुआत करते हैं आपकी जो चैप्टर है। इस तरह से हमने आपको कॉलम बता के बताया था। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है कि एक टेंस को दूसरे टेंस में चेंज करते हैं, यानी कि हमारा जो प्रेजेंट टेंस होता है उस प्रेजेंट टेंस को हम पास्ट टेंस में चेंज करते हैं। तो पहला नंबर 1 इसमें आएगा, यानी कि हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं। तो इसमें सबसे पहला टेंस जो तुम्हारा आता है वो आएगा डू, डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। ये आपको बताया था। अभी दोबारा से फिर पुनः ध्यान रखते हुए देखेंगे, यदि आपके स्पीच वाले वाक्य में, आरएस वाले वाक्य में डू, डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आए, तो उस वाक्य को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो इनको हम डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, यानी कि इन क्रियाओं और सहायक क्रियाओं को हम डिड या क्रिया की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। इसी तरह से यदि आपके आरएस वाले वाक्य में इज, आर या एम, इन तीनों में से कोई भी क्रिया आती है, सहायक क्रिया आती है, तो जब उस वाक्य को हम चेंज करते हैं तो इन्हें वाज या वर में बदल देते हैं। ये ध्यान रखना है। इन तीनों सहायक क्रियाओं को कर्ता के अनुसार वाज या वर में चेंज कर देते हैं। इसी तरह से आपकी नेक्स्ट जो एच भी आती है, क्रिया आती है, वो आती है हैज या हैव। यदि आपके वाक्य में हैज या हैव में से कोई भी दी हुई हो तो इन्हें हम हैड में बदल देते हैं। इसी तरह से यदि हैज बीन या हैव बीन, इनमें से कोई भी आती है क्रिया, तो हैज बीन और हैव बीन को हम हैड बीन में चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया कि हमारा जो प्रेजेंट टेंस है पूर्ण रूप से उस प्रेजेंट टेंस को हमने पास्ट टेंस में बदल दिया। जब ये सहायक क्रियाएं आपके वाक्य में आती हैं क्रियाएं, तो हम इन सहायक क्रियाओं को इस प्रकार की सहायक क्रियाओं में बदलते हैं। यदि मान लीजिए आपके वाक्य में डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो उस डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। ये ध्यान रखना है। यदि आपके वाक्य में डिड दोनों एक साथ तो आती नहीं है, दोनों अलग अलग आती हैं, तो या तो डिड आए या क्रिया की सेकंड फॉर्म आए, इन दोनों को हैड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। यदि आपके वाक्य में वाज या वर इनमें से कोई भी आती है, तो उस वाज या वर को हैड बीन में बदल देते हैं। तो डिड या सेकंड फॉर्म को बदला हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, इसी तरह से वाज या वर को बदला हमने हैड बीन में। नेक्स्ट आपका इसी में आता है विल, शैल, कैन और मे। ध्यान रखना है, ये आपके मॉडल्स भी होते हैं सहायक क्रिया के साथ साथ। तो यदि इनमें से कोई भी आती है आपके वाक्य में, तो विल को हम गुण में चेंज करते हैं, शैल को शुड में करते हैं,
टैन को कुड़ में बदलते हैं, इसी तरह से मिल को माइट में बदलते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखना है, हमारी जो क्रियाएं होती हैं, जो एचवी होती हैं, उन्हें हम निम्न प्रकार से चेंज करते हैं जब उस वाक्य को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो अभी एक 10 मिनट के लिए सही विद्यार्थी पहले इसको नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका रूल्स नंबर 3 तीसरा, इस तरह से आपको जो क्रियाएं होती हैं उन्हें चेंज करना है। अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट रूल्स आएगा नंबर 4, चौथा आपका, कि हमारे आरएस वाले वाक्य के अंतर्गत जो समय सूचक शब्द और जो स्थान सूचक शब्द होते हैं उन्हें हम किस तरह से चेंज करते हैं। तो देखिए रूल नंबर 4, नंबर चौथा आएगा। इसमें मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट स्पीच वाले वाक्य में हमारे जो समय सूचक शब्द और जो स्थान सूचक शब्द होते हैं उन्हें हम किस तरह से चेंज करते हैं। तो इसमें क्या आएगा, आरएस वाले वाक्य में दिए गए, आरएस वाले वाक्य में दिए गए समय सूचक एवं स्थान सूचक शब्दों को निम्न प्रकार से बदलते हैं। तो अब इसमें तुम्हारे आरएस वाले वाक्य में जो स्थान सूचक और जो समय सूचक शब्द आते हैं उन दोनों को ही हम किस प्रकार से बदलते हैं वो देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको उसी अनुसार कॉलम बनाने, एक साइड में तो आपका डायरेक्ट स्पीच आ जाएगा, कॉलम बनाएंगे हम। तो पहले डायरेक्ट स्पीच, नेक्स्ट दूसरी तरफ इसके आएगा इनडायरेक्ट स्पीच। तो इधर डायरेक्ट उधर इनडायरेक्ट। अब आपके समय सूचक शब्द आएंगे इधर कि हम किस तरह से उन्हें चेंज करते हैं। तो सबसे पहले आएगा इसमें, जैसे अगर नंबर 1, अगर मान लीजिए आपके वाक्य में आरएस वाले वाक्य में दिस आता है, THIS दिस, तो दिस को हम जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो दिस को दैट में बदल देते हैं, ध्यान रखना है। इसी तरह से नेक्स्ट अक्षर जब इसमें लेते हैं तो हियर, अगला वर्ड से हियर, तो हियर को हम देयर में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट अगर आता है तुम्हारा इसमें दीज, तो दीज को हम दोज में चेंज कर देते हैं। अगर तुम्हारा इसमें सो सो का प्रयोग होता है तो सो को हम 10 में चेंज कर देते हैं। इसी तरह से नाव, नाव को हम देन में चेंज कर देते हैं, THEN देन। अगला शब्द आता है इसमें एगो, एगो को हम B4 में बदलते हैं, VEFORE। नेक्स्ट आता है इसमें यस्टरडे, तो यस्टरडे को हम दा लगा करके प्रीवियस डे में चेंज कर देते हैं, ध्यान रखना। यस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदलते हैं। अगला है टुमारो, TOMORROW, टुमारो। और टुमारो को हम दो में से किसी भी एक शब्द में, एक वर्ष में बदलते हैं। क्या, एक तो आता है द फॉलोइंग डे,
और इसी में दूसरा होता है तुम्हारा द नेक्स्ट डे। तो आप चाहें किसी में चीज को चेंज कर सकते हैं, दोनों में से भी किसी एक में चेंज कर सकते हैं। आई, अगला आएगा टुडे, और टुडे को हम दैट डे में बदलते हैं। इसी तरह से अगला आता है आपका, एक शब्द होता है इसमें हैंग्स, हैंग्स को देंस में बदलते हैं। अगर आपका जैसे एक शब्द आता है लास्ट, लास्ट डे भी हो सकता है, ध्यान रखना है, और लास्ट नाइट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लास्ट डे भी हो सकता है तुम्हारा और लास्ट नाइट भी हो सकता है। तो इन्हें हम द प्रीवियस डे या ऑब्लिक आकर के इसके साथ नाइट, ध्यान रखना है, जैसे डे है तो डे इधर लगा दो, नाइट है आपका तो नाइट इधर लगा दो। तो लास्ट डे को या लास्ट नाइट को द प्रीवियस डे या प्रीवियस नाइट में बदल देते हैं। और उसमें एक और लेते हैं शब्द हम, जैसे कभी कभी आपका शब्द होता है कम, तो कम को हम गो में चेंज करते हैं, लेकिन इसको बहुत कम चेंज करते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि जो स्थान परिवर्तन होता है उस स्थान परिवर्तन के लिए ही हम कम को गो में चेंज करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। तो इस तरह से आपको ये शब्दों को चेंज करना है। आप जस्ट ए मिनट, आप उसको पहले कंप्लीट कर लीजिए। तो इस तरह से ध्यान रखना है, ये हमारे जो 3 या 4 रूल्स होते हैं, जो सामान्य नियम होते हैं, जिनका प्रयोग प्रत्येक वाक्य में करेंगे हम। तो ये सबसे अधिक मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स है, आपके ध्यान रखना, पर्सन से लेकर के यहाँ तक, चाहे आपको पर्सन चेंज करना हो, चाहे किसी क्रिया सहायक क्रिया को करना हो, या इन शब्दों को चेंज करना हो, तो इनका बहुत ही विशेष ध्यान रखना है प्रत्येक स्टूडेंट को कि किस तरह से इनको चेंज करते हैं। तो ये आपका रूल नंबर 4 इसमें कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट अपना चैप्टर लेंगे इसी में ही, कि जो स्पीच होते हैं तुम्हारे, ध्यान रखना है, जो स्पीच होते हैं वो स्पीच प्रमुख है, कौन कौन से होते हैं, किन किन को हम इसमें पढ़ते हैं, ध्यान रखना है। तो इन चीज़ों के बारे में पहले आपको बताएंगे हम आगे बढ़ने से पहले, कि इस चैप्टर में कौन कौन सी नरेशन आपको पढ़ने। देखिए, तो यहाँ पे पहले शीर्षक जो हम लिखेंगे वो हो जाएगा अपना काइंड्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच, यानी कि जो स्पीच होते हैं, जो डायरेक्ट स्पीच वाले वाक्य होते हैं, वो कितने प्रकार के हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, उनके प्रकार आएंगे, ध्यान रखना है। जैसे आपके साधारण होते हैं, आपके इंटरोगेटिव होता है, इंपरेटिव होता है, तो उनको यहाँ पे करने वाले हैं, ध्यान रखना। तो अब ये कितने प्रकार के हम पढ़ेंगे, पहले उनके नाम आपको बता रहे हैं कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो पढ़ने वाले हैं इसमें नंबर 1 वो आएगा आपका असर्टिव या सिंपल सेंटेंस, ध्यान रखना है। तो पहला इसमें आता है आपका असर्टिव या सिंपल सेंटेंस, जिसको आप एफर्मेटिव भी कह सकते हैं, ध्यान रखना, जिसको हम एफर्मेटिव भी कहते हैं। तो ये होते हैं तुम्हारे साधारण वाक्य, ध्यान रखना है। नंबर 1 साधारण वाक्य होते हैं असर्टिव या सिंपल सेंटेंस, ठीक है ना। अब इसी में आपका जो दूसरा प्रकार आएगा इसका, वो होता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, ध्यान रखना। तो पहला असर्टिव या सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य होते हैं, दूसरे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनको हम प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। तीसरा
इम्परेटिव। नंबर थर्ड, तीसरा जो नरेशन का प्रकार आएगा, जो डायरेक्ट स्पीच का प्रकार आएगा, वो आएगा तुम्हारा इम्परेटिव सेंटेंस, जो तुम्हारे आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं। ये आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं। इसी तरह से जो इसका चौथा प्रकार आता है तुम्हारा नंबर 4, जो चौथा आएगा वो आएगा ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस आएगा, और ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं तुम्हारे कामना सूचक वाक्य। कामना सूचक वाक्य होते हैं, ध्यान रखना, नंबर चौथा। और जो पांचवा प्रकार आएगा नंबर 5, ये आएगा तुम्हारा एक्सक्लेमेटरी। EXCLAMATORY, ये होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो होते हैं विस्मयादि बोधक। तो ध्यान रखना है, प्रमुख रूप से जो हम इसके प्रकार पढ़ेंगे वो ये होते हैं। हालांकि इनमें भी कई अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन जो प्रमुख तुम्हारे जो डायरेक्ट स्पीच के प्रकार होते हैं वो ये होते हैं, इनको हम पढ़ेंगे। ये जो हमारे 5 प्रकार होते हैं। तो पहला साधारण, दूसरा प्रश्नवाचक, तीसरा तुम्हारा आज्ञा सूचक होता है, चौथा तुम्हारा कामना सूचक होता है, और पांचवा तुम्हारा विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं। तो पहले अब इसको एक बार नोट कर लीजिए सभी, फिर आपको बारी बारी से बताएंगे। तो ये 5 हैं जो हमें इसमें आगे पढ़ने हैं। अब सबसे पहले नंबर 1 जो हम करेंगे वो आपका होगा असर्टिव सेंटेंस, ध्यान रखना है। तो पहला जो इसमें करने वाले हैं हम नंबर 1, वो करेंगे साधारण वाक्य, कि किस तरह से हम जो हमारे साधारण वाक्य होते हैं उन साधारण वाक्यों को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले अपना शीर्षक डाल लीजिए, नंबर 1 जो आएगा सिंपल सेंटेंस। तो पहला पॉइंट नंबर 1 डाल लीजिए, सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। आप देखो, अगर हमें किसी वाक्य की पहचान करनी है, समझते हुए, ध्यान रखते हुए, कि अगर मान लीजिए हमें किसी भी वाक्य की पहचान करनी है, अभी जो हमने 5 प्रकार आपके सामने लिखे नरेशन के, अगर इनमें से किसी भी वाक्य की पहचान करनी है कि ये वाक्य का कौन सा प्रकार है, तो उसके लिए हमारा जो RS वाला वाक्य होता है, उस RS वाले वाक्य के आधार से पहचानते हैं कि ये हमारा साधारण है, यह हमारा प्रश्नवाचक है, यह हमारा आज्ञा सूचक है। बिना RS वाले वाक्य से हम किसी भी नरेशन वाले या RS वाले वाक्य की पहचान नहीं कर सकते हैं। तो अब किस तरह से हम साधारण वाक्यों को पहचानते हैं, यहाँ पे वो आपको बताया जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले अब इसकी आएगी डेफिनेशन। इस डेफिनेशन के आधार से ही हमें ये पता चल जाएगा कि RS वाले जो वाक्य होते हैं वो किस तरह से हमारे साधारण होते हैं। देखिए, यदि RS वाला वाक्य किसी नाउन, जिसको हम संज्ञा कहते हैं, प्रोनाउन जिसको हम सर्वनाम कहते हैं, या किसी संबंधवाचक से आरंभ होता है, ध्यान रखते हुए आरंभ होता है,
तो ऐसे वाक्यों को साधारण वाक्य कहते हैं। ये ध्यान रखना है आपको कि किस तरह से हम उसको पहचानेंगे कि ये वाक्य हमारा साधारण है। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हमारा जो आरएस वाला वाक्य होता है, वो आरएस वाला वाक्य जो शुरू होगा, आरंभ होगा, वो या तो किसी नाउन संज्ञा से आरंभ होगा, ध्यान रखना है, जिसमें किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी जानवर या वस्तु का नाम भी हो सकता है, या किसी प्रोनाउन से आरंभ होता है। सर्वनाम जो होते हैं आई, वी, ही, सी, इनमें से किसी से आरंभ होता है, या तुम्हारा जो संबंधवाचक होता है उस संबंधवाचक से आरंभ होता है, जैसे टीचर, बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, ये सारे के सारे तुम्हारे संबंधवाचक होते हैं। तो यदि तुम्हारा जो वाक्य है आरएस वाला वाक्य, वो इनमें से तीनों में से किसी भी शब्द से आरंभ होता है, तो वो तुम्हारा वाक्य कैसा होता है? साधारण। अब हमारे जो साधारण वाक्य होते हैं, ये तो हमारी पहचान हो गई। इस तरह से हम साधारण वाक्य को पहचानेंगे, आरएस वाले वाक्य को, और उससे हमें पता पड़ जाएगा कि ये हमारा आरएस वाला वाक्य साधारण है। जब हमें मालूम पड़ गया कि ये आरएस वाला वाक्य हमारा साधारण है, तो अब उन्हें हम चेंज किस तरह से करते हैं? तो यहाँ पे नेक्स्ट जो लाइन आएगी, अतः ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में निम्न प्रकार से चेंज या बदला जाता है। अब इसके तुम्हारे आपके पॉइंट आएंगे किस तरह से हम एक साधारण वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो उसमें सबसे पहला हमारा जो पॉइंट आता है नंबर 1, पहला जो पॉइंट आएगा इसमें वो आएगा, भाई दो वाक्य हमारे पास, एक आरवी और एक आरएस, बदलना दोनों वाक्यों को है, तो इसलिए उसमें सबसे पहले आरवी वाले वाक्य को चेंज करते हैं, ध्यान रखना। तो पहला पॉइंट आएगा इसमें आरवी में परिवर्तन। आरवी में परिवर्तन सबसे पहला पॉइंट आएगा। अब इसको नोट करते हुए इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उसको हम नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। धन्यवाद।